नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यादों की बारात में। मैं मनीषा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी एक कहानी। ये कहानी 2 खंडों में विभाजित है, जिसका दूसरा खंड मिलेगा आपको हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग में। तो प्रस्तुत है हमारी ये कहानी, जिसका शीर्षक है शव यात्रा। चमारों के गांव में बल्हारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था। चमारों और बल्हारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़। बरसात के दिनों में जब जोहड़ पानी से भर जाता था, तब बल्हारों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था। बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वे पार करके गांव पहुंचते थे। यानी बल्हारों के गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता बनाने की जरूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की थी। जब किसी चमार को उनकी जरूरत पड़ती तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज लगा देता। जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बल्हारों तक आवाज ही ना पहुंचे। आवाज सुनकर वे बाहर आ जाते थे। परिवार में सिर्फ 2 जन ही रह गए थे। सुरजा, जिसकी उम्र ढल चुकी थी, और उसकी बेटी संतो, जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी। सुरजा की घरवाली को मरे भी 3 साल हो गए थे। घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां संतो ने संभाल रखी थी। सुरजा वैसे भी काफी कमजोर हो चला था, उसे सूझता भी कम था, लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही देता था। सुरजा का एक बेटा भी था, जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी मिल गई थी। इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था। किसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया था। नाम था कल्लू, जो अब कल्लन हो गया था। जब संतों की शादी हुई थी, सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था। सुरजा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी। उसके ससुर भी रेलवे में ही थे। उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी, जिसके कारण उसके रहन सहन में फर्क आ गया था। उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। गांव में यदा कदा ही आता था, लेकिन जब भी वह गांव आता, चमार उसे अजीब सी नजरों से देखते थे। कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बल्हार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, यानी अछूतों में भी अछूत। गांव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। परिवार से बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह 2 घड़ी बतिया सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे। आखिर वह था तो बल्हार ही, जोहड़ पार रहने वाला। गांव वाले उसे कल्लू बल्हार ही कहकर बुलाते थे। उसे यह संबोधन अच्छा नहीं लगता था। नश्तर की तरह उसे बींध कर हीन भावना से भर देता था। इस बार वह काफी दिन बाद गांव आया था। उसने आते ही सुरजा से कहा, बापू मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान में सब एक साथ रह लेंगे। ना बेटे, अब आखिरी वक्त में यो गांव क्यों छुड़वावे। पुरखों ने यहाँ के किसी जमाने में डेरा डाला था, यहीं मर खप गए इसी माटी में। एक जोड़ की ढांग पर रह के जिंदगी काट दी, इब कहाँ जाएंगे। सुरजा ने आंखें मिचमिचाकर अपने मन की बात कही थी, जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था। कल्लन ने संतों की ओर देखा। वह तो चाहती थी इस जहालत से छुटकारा मिले, लेकिन बापू की बात काटने का उसमें ना कभी पहले हौसला था, ना अब है। बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी, जैसे उसका सोच उसे कहीं बहुत दूर ले जा रहा था, जहां दूर दूर तक भी कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ता। कल्लन ने जोर देकर कहा, बापू यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी। चमारों की नजर में भी हम सिर्फ बल्हार हैं। यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे तक यहाँ नहीं आना चाहते, उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। उसकी बात बीच में ही काट कर सुरजा बोला, तो बेटे हिया मत आया कर, मारी तो कट जाएगी इसी तरह। बस संतों की फिक्र है, यो अकेली रह जाएगी। यो टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश ना देख पावे। तुझे जो मारी चिंता है तो तू क्यों इस घर को पक्का बनवा दे। सुरजा के मन में यह बात कई बार आई थी, लेकिन कह नहीं पाया था। आज मौका पाकर कह दिया, बापू मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं उन्हें यहाँ लगाकर क्या होगा।
आपके बाद मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, संतो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। कल्लन ने साफ साफ कह दिया। सुनते ही सुरजा भड़क गया, उसके मुंह से गालियां फूटने लगी। चिल्लाकर बोला, तू मेरे मरने का इंतजार भी क्यों करे है? इसे आज ही ले जा, और हाँ, अपने पैसे का धौंस मुझे ना दिखा, अपने धौरे रख, जहां इतनी कट गई आगे भी कटी जागी। इन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे। खामोशी इनके इर्द गिर्द फैल गई थी। सुबह होते ही कल्लन दिल्ली चला गया था। पैसों का बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में लौट आया था। साथ में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आई थी। बेटे को वे उसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे। कल्लन ने आते ही बापू से कहा, किसी मिस्त्री से बात कर लो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी। उसे कल्लन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन कल्लन ने उसे विश्वास दिला दिया था। वह उसी वक्त मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा था। गांव में ज्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाए थे। सुरजा उसी के पास पहुंचा। ठेकेदार जी, पारा भी एक मकान बढ़ा दो। सूरतराम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा। तन पर ढंग का कपड़ा नहीं और चला है पक्का मकान बनवाने। सूरतराम जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। उसने हंसकर सुरजा को टाल दिया। अब तो टेम ना है, फिर बात करेंगे। सुरजा ने हार नहीं मानी। सुबह ही वह मुंह अंधेरे निकल पड़ा था। पास के गांव में साबिर मिस्त्री था, पुराना कारीगर। सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। साबिर मान गया था। ठीक है, मैं कल आके देख लूंगा, अपना मेहनताना पेशगी लूंगा। ठीक है मिस्त्री जी, कल आ जाओ, जोहड़ पे ही हमारा घर है। सुरजा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। लौटते समय उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कमजोर शरीर में भी जैसे स्फूर्ति भर गई थी। जब तक वह लौटकर घर पहुंचा, ईंटें आ चुकी थी। लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा अपनी थकावट भूल गया था। वह उल्लास से भर उठा था। उसने ऐसी खुशी इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। जोहड़ पार ईंटें उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया था। गांव के कई लोग जोहड़ के किनारे खड़े थे। रामजी लाल कीर्तन सभा का प्रधान था। रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था। भीड़ में वह भी खड़ा था। जब उससे रहा नहीं गया तो चिल्लाकर बोला, अबे ओ सुरजा, यो इंटे कौन लाया है? सुरजा ने उत्साहित होकर कहा, अजी बस मारा कल्याण पक्का घर बनवा रही है। रामजी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने भीतर उठते ईर्ष्या द्वेष को दबाकर उसने कहा, यो तो चौखी बात है सुरजा, पर पक्का मकान बनवाने से पहले प्रधान जी से तो पूछ लिया था या नहीं? रामजी लाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई सूदखोर साहूकार सामने खड़ा धमकी दे रहा है। गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा घुर्राया, प्रधान से क्या पूछना? फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था। कहकर रामजी लाल तो चला गया, लेकिन सुरजा को संशय में डाल गया था। रामजी लाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा। जोहड़ पार के हालात नमक मिर्च लगाकर उसने प्रधान बलराम के सामने रखे। बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ से हिलाकर मूंछों पर हाथ फेरता रहा। प्रधान भी घाघ था। वह रामजी लाल की फितरत से वाकिफ था। उसके चले जाने के बाद वह कुछ गमगीन सा हो गया था। सुरजा बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है, यह बात उसे बेचैन करने के लिए काफी थी। वैसे भी सुरजा गांव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी। जोहड़ पार बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है। रेलवे की कमाई है, ईंटों का ट्रक आ गया है। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिये आ रहे हैं। बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि मकान नहीं, गांव की छाती पर हवेली बनेगी। खिड़की दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी आ रही है। सुना है रंगीन संगमरमर के टाइल भी आ रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अगले दिन सुबह ही प्रधान का आदमी आ धमका था जोहड़ के किनारे। सुरजा को मन मार के उसके साथ जाना पड़ा। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा, अंटी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बल्हारों के इसलिए नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़ी करेंगे। यह जमीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो,
किसी को ऐतराज नहीं होगा? सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर कर देंगे। बलराम सिंह का एक एक शब्द बुझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छलनी छलनी कर गया था। सुरजा की आंखों के सामने जिंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल ही की बात हो। क्या नहीं किया सुरजा ने इस गांव के लिए, और बलराम चुनाव के दिनों में एक एक वोट के लिए कैसे मिन्नतें करता था। तब सुरजा बलहार नहीं, सुरजा ताऊ हो जाता था। सुरजा ने एक सर्द सांस छोड़ी, बिना कोई जवाब दिए वापस चल दिया। बलराम सिंह ने आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। बलराम सिंह की चीख अब गालियों में बदल गई, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। घर पहुंचते ही सुरजा ने कल्लन से कहा, तू सच कह बेटा कल्लू, यो गांव रहने लायक ना है। उसकी लंबी मूछें गुस्से में फड़फड़ा रही थी, आंखों के कोर भीगे हुए थे। बापू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये ईंटें तो कोई भी खरीद लेगा, ये मकान बनने नहीं देंगे। कल्लन ने सुरजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरजा ने भी जिद पकड़ ली थी, वह झुकेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसने मन ही मन दोहराया, ना बेटे ना, मकान तो ईब बन के रहेगा, जान दे दूंगा पर यो गांव छोड़ के ना जाऊंगा। सुरजा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा।